नमस्कार दोस्तों। आज फिर से करंट अफेयर्स और उससे संबंधित प्रश्नों से आगामी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग नए एपिसोड में, करंट अफेयर्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। IN करंट टीवी, IN करंट अफेयर्स आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आज जो पिछले 24 घंटे में जो महत्वपूर्ण समाचार हुए हैं उन पर एक बार हम लोग नज़र डालेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण खबर जो पिछले 24 घंटे में जो भी जनरेट हुआ है वो है। कुणाल शाह बने व्हाट्सएप के ग्लोबल हेड, मेटा ने क्रेड में हिस्सेदारी खरीदी। PFRDA ने AI आधारित पेंशन सहायक पोर्टल लॉन्च किया। RBI स्वैप विंडो के तहत डॉलर बॉन्ड जुटाने वाला पहला CPSU बना PFC। भाषिनी और AISF के बीच हुआ समझौता। NLC इंडिया और IOCL ने रिन्यूएबल एनर्जी हेतु समझौता किया। केरल में टाइगर मॉथ की नई प्रजाति की खोज हुई। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान PM मोदी ने भेंट की थेवा कला। 2036 ओलंपिक मेजबानी प्रक्रिया 2029 में होगी पूरी। भारत का 100 मेगावाट पम्प्ड स्टोरेज कैपेसिटी का लक्ष्य। और जम्मू कश्मीर ने सूफियाना संगीत के लिए यूनेस्को मान्यता मांगी। ये कुछ पिछले 24 घंटे के प्रमुख समाचार हैं, ठीक है, प्रमुख खबरें हैं अलग अलग क्षेत्रों से। और इन खबरों पे आधारित इन खबरों को हम लोग संक्षेप में देखेंगे। और हमारा जो फोकस होगा ज़्यादा, वो फोकस क्या होगा कि इन खबरों से आगामी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के तहत क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन बिंदुओं पर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले समाचार को। पहला समाचार क्या है? पहला समाचार है, अगर पहले समाचार की तरफ हम लोग नजर डालें तो पहला समाचार क्या है? कुणाल शाह बने व्हाट्सएप के ग्लोबल हेड और मेटा ने क्रेड में हिस्सेदारी खरीदी। क्या है भाई ये खबर? मेटा प्लेटफॉर्म्स ने घोषणा की है कि क्रेड के संस्थापक कुणाल शाह, याद रखेंगे क्रेड का संस्थापक कौन है? कुणाल शाह व्हाट्सएप के नए ग्लोबल हेड होंगे। व्हाट्सएप का नया ग्लोबल हेड नियुक्त किया गया है क्रेड के संस्थापक को, यानी कि कुणाल शाह को। इसके साथ ही मेटा ने क्रेड में 20% अल्पांश यानी कि माइनॉरिटी स्टेक खरीदारी लगभग $900 मिलियन में खरीदने का निर्णय किया है। क्या समाचार है भाई? ये खबर से क्या क्या हमको समझ में आता है? पहली बात ये है कि क्रेड के संस्थापक कौन है? कुणाल शाह। उनको व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड बनाया जा रहा है। और साथ में जो व्हाट्सएप है, यानी कि ये जो मेटा जिस कंपनी के तहत व्हाट्सएप आता है, उसने क्या किया है? उसने क्रेड में 20% माइनॉरिटी स्टेक खरीदा है। कितने में? $900 मिलियन में। ठीक है। अब ये कुणाल शाह कौन है? कुणाल शाह भारत के प्रसिद्ध उद्यमी हैं। वे क्रेड के संस्थापक हैं और जो क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताओं को रिवार्ड आधारित सेवाएं प्रदान करता है। क्रेड क्या करता है? जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उन उपभोक्ताओं को वो रिवार्ड आधारित सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है। अब इस समाचार या इस खबर से संबंधित जो भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आगामी परीक्षाओं में, उसको एक नजर में हम लोग देखते हैं। किस कंपनी के तहत बात हो रही है? ये बात हो रही है मेटा प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। किसकी नियुक्ति हुई है? कुणाल शाह की, जो कि ग्लोबल हेड ऑफ व्हाट्सएप बन रहे हैं। ग्लोबल हेड ऑफ व्हाट्सएप बन रहे हैं। व्हाट्सएप इस मेटा प्लेटफॉर्म ने क्या किया है? उसने हिस्सेदारी खरीदी है किसमें? क्रेड में 20%। और कितना निवेश राशि कितना है? $900 मिलियन। ये किस क्षेत्र की कंपनी है क्रेड? ये है फिनटेक की क्षेत्र की। और क्रेड के संस्थापक कौन है? कुणाल शाह। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें ध्यान रखना होगा ताकि हम लोग इजीली आगामी परीक्षा में इस समाचार से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएं उसका जवाब हम लोग दे पाए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले समाचार की तरफ। अगली खबर जो 24 घंटे में सुर्खियों में थी वो कौन सी खबर है? वो खबर है PFRDA ने AI आधारित पेंशन सहायक पोर्टल लॉन्च किया है। क्या मतलब है इसका? देखिए, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ये क्या है? ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, PFRDA ने AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित
शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म पेंशन सहायक लॉन्च किया है। ठीक है, यह पोर्टल का उद्देश्य क्या है? यह पोर्टल पेंशन ग्राहकों की शिकायतों को तेज, पारदर्शी और प्रभावी समाधान प्रदान करेगा। ठीक है, ये पेंशन धारकों के लिए ये है। और एआई की भूमिका इसमें क्या रहेगी? क्यों एआई आधारित कहा गया है? तो एआई की भूमिका क्या रहेगी? यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से शिकायतों का वर्गीकरण किया जा सकेगा, ट्रैकिंग की जा सकेगी और समाधान प्रक्रिया को तेज बनाया जा सकेगा। ठीक है, तो ये क्या समाचार है? ये समाचार है कि पीएफआरडीए ने एआई आधारित पेंशन सहायक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? पेंशन धारकों को सुविधा पहुंचाना है, उनकी शिकायतों का तेज निष्पादन करना है। और इसमें एआई की भूमिका जो होगी वो होगी शिकायतों के वर्गीकरण से संबंधित, इसके अलावा शिकायतों की ट्रैकिंग के संबंधित और शिकायतों का समाधान प्रक्रिया को और ज्यादा फास्ट या तेज बनाने का। परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु क्या क्या निकल के आता है इसमें? लॉन्च करता कौन है? पीएफआरडीए, यानी कि क्या बताया था? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पोर्टल क्या है? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? उस पोर्टल का नाम है पेंशन सहायक। कौन सी तकनीक इसमें लगाई गई है? यह है एआई, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शिकायत निवारण करना। और इसके लाभार्थी कौन होंगे? सारे पेंशन भोगी, यानी कि पेंशन सब्सक्राइबर्स इसके लाभार्थी होंगे। ठीक है, अगले समाचार की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला समाचार जो 24 घंटे में हमने कलेक्ट किया है, जो हमने देखा है, वो क्या है? वो है आरबीआई स्वैप विंडो के तहत डॉलर बॉन्ड जुटाने वाला पहला सीपीएसयू बना पीएफसी। पीएफसी क्या है? पीएफसी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये आरबीआई स्वैप विंडो के तहत $300 मिलियन जुटाने वाला पहला केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन गया है। ठीक है, आरबीआई स्वैप विंडो क्या है? ये तो एक नया वर्ड हमने यहाँ पे सीखा। ये क्या है आरबीआई स्वैप विंडो? इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, यह क्या है? यह एक व्यवस्था है विदेशी मुद्रा जुटाने और विनिमय दर जोखिम को कम करने में सहायता करती है। यानी कि ये सीपीएसयूज जो है वो विदेशी मुद्रा जुटा सकते हैं अंडर व्हाट स्कीम? कौन से स्कीम के तहत? ये है आरबीआई स्वैप विंडो के तहत। ठीक है, इसका महत्व क्या है? इस कदम से भारत की वैश्विक वित्तीय क्षमता और विदेशी निवेश आकर्षण को मजबूती मिलेगी। क्या होगा इससे? हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, उसको बल मिलने की संभावना है। अब इस प्रश्न से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आगामी परीक्षाओं में? देखिए, कौन सी संस्था ने ये आरबीआई स्वैप विंडो का इस्तेमाल किया है? वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि पीएफसी। ठीक है, कितनी राशि इन्होंने जुटाई है आरबीआई स्वैप के तहत? $300 मिलियन इन्होंने जुटाया है। कौन सा माध्यम बना, कौन सा सोर्स बना? वो है आरबीआई स्वैप विंडो। उपलब्धि क्या हुई? ये पहला सीपीएसयू, यानी कि पहला केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि आरबीआई स्वैप के तहत विदेशी मुद्रा का डॉलर बॉन्ड जो है वो जुटा पाया है। ठीक है, पीएफसी क्या है? पीएफसी विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण से संबंधित प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र में वित्त पोषण करने वाली अग्रणी कंपनियों में से है भारत की। ठीक है, ये अगले समाचार की तरफ हम लोग बढ़े दोस्तों। अगला समाचार क्या बोलता है? अगला समाचार है भाषिनी और एआईएसएफ के बीच समझौता हो गया है। किसके बीच समझौता हो गया है? एआई और भाषिनी के बीच। ठीक है, एआई और भाषिनी के बीच, एआईएसएफ और भाषिनी के बीच समझौता हो गया है। क्या हो गया है इसमें? डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन, यानी कि डीआईबीडी ने आसाम इनोवेशन एंड स्टार्टअप फाउंडेशन एआईएसएफ के साथ एमओयू पर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। क्या किस पर्पस से ये एमओयू साइन हुआ है दोस्तों? इसका उद्देश्य है बहुभाषी एआई तकनीक और ट्रांसलेशन एपीआई को बढ़ावा देना। बहुभाषी एआई तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये किया गया है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि यह पहल डिजिटल समावेशन और भारतीय भाषाओं में, ये महत्वपूर्ण है,
भारतीय भाषाओं में तकनीकी पहुंच को मजबूत करेगा। यानी कि जो भी एआई आधारित तकनीक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो भारतीय भाषाओं में भी की जा सकेगी। और इसी उद्देश्य के साथ ये एमओयू साइन किया गया है किनके बीच में, भाषिनी और एआईएसएफ, यानी कि भाषिनी के तहत कौन है, डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन यानी कि डीआईबीडी ने, और आसाम इनोवेशन एंड स्टार्टअप फाउंडेशन एआईएसएफ के बीच में ये एमओयू साइन किया गया। प्रमुख बिंदु क्या क्या निकल के आते हैं इसमें से, कौन सी संस्था इस चीज का को बढ़ावा दे रही है, वो है भाषिनी। साझेदारी किसके साथ की है इन्होंने, एआईएसएफ के साथ। ठीक है, कौन से राज्य में ये बात हुई है, ये एमओयू कहाँ साइन हुआ है, आसाम में। क्या फोकस क्या है, टारगेट क्या है हमारा, क्यों हमने ये एमओयू साइन किया है इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच एमओयू क्यों साइन हुआ है, इन दोनों के बीच एमओयू साइन होने का पर्पस क्या है, मल्टीलिंगुअल एआई यानी कि बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना। ठीक है, लक्ष्य क्या है, डिजिटल समावेशन। भाषिनी भारत सरकार की बहुभाषी डिजिटल भाषा पहल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुभाषी डिजिटल भाषा पहल है, भारतीय भाषाओं में हम लोग एआई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकें, इसके लिए ही ये डीआईबीडी और एआईएसएफ के बीच में समझौता यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगली खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली खबर क्या आ रही है, एनएलसी इंडिया और आईओसीएल, एनएलसी इंडिया और आईओसीएल ने रिन्यूएबल एनर्जी हेतु समझौता किया है। ठीक है, क्या खबर है भाई, एनएलसी इंडिया लिमिटेड जो एक भारतीय उपक्रम है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो एक महारत्ना कंपनी है भारत सरकार की, ने तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु एमओयू साइन किया है। क्या उद्देश्य है, उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना और नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता का विस्तार करना। क्या है, इन किनके बीच एमओयू साइन हुआ है, एनएलसी और आईओसीएल के बीच में। क्या हुआ है, तमिलनाडु में सौर और पवन ऊर्जा की परियोजनाओं का विकास करने के लिए ऐसा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा यानी कि क्लीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ाना, और दूसरा लक्ष्य जो है वो है रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता का विस्तार करना। अब इससे महत्वपूर्ण क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं परीक्षाओं में, उसको हम लोग देखते हैं। कौन सी दो संस्थाओं के बीच में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता हुआ है, एनएलसी इंडिया और आईओसीएल के बीच में। कौन से राज्य में ये काम होगा, ये काम होगा तमिलनाडु में। किस क्षेत्र में काम होगा, ये है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम होगा। कौन कौन से परियोजनाओं पे ध्यान दिया जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया था, सौर और पवन ऊर्जा यानी कि सोलर और विंड एनर्जी के बीच में ये काम होगा। ये किस बड़े लक्ष्य के तहत ये काम किया जा रहा है, ये है भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। जहां पर फॉसिल फ्यूल यूज नहीं हो रहा हो वैसे ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से 500 गीगावाट का लक्ष्य हमारे पास है 2030 तक ये प्राप्त करने का, और इसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये समझौता किया गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े अगली समाचार की तरफ। अगला समाचार क्या है हमारे पास, अगला समाचार है केरल में क्या हो गया है, केरल में टाइगर मॉथ की नई प्रजाति का खोज हुआ है। टाइगर मॉथ की नई प्रजाति की खोज की गई है। मॉथ क्या होता है, एक तरह का कीट होता है, उसको देखते हैं हम लोग। वैज्ञानिकों ने केरल के इडुक्की जिले, ये याद रखेंगे, इडुक्की जिले में टाइगर मॉथ की नई प्रजाति और नई जीन्स का खोज किया है। नाम क्या है, उस जीव का नाम क्या रखा गया है, जो नई प्रजाति मिली है उसका नाम क्या रखा गया है, अंतराम इडुक्की, अंतराम इडुक्की नाम रखा गया है। यह खोज क्या बताता है, यह खोज पश्चिमी घाट की जैविक विविधता को दर्शाती है। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, दो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसमें आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है ये प्रश्न, कौन सी प्रजाति है, इस प्रजाति का नाम क्या है, अंतरम इडुक्की, और ये कौन सी श्रेणी में आती है, ये एक टाइगर मॉथ है, किस स्थान पे पाया गया है, इडुक्की केरल में, और इसका महत्व क्या है, नए जीन्स की खोज की गई है। और ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा मिलता जुलता खबर है कि पश्चिमी घाट, जो भारत का पश्चिमी घाट है, उसको यूनेस्को के तहत विश्व धरोहर माना गया है। क्या माना गया है, पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की मान्यता दी है। ठीक है,
अगले समाचार की तरफ हम लोग बढ़ें और उससे आने वाले प्रश्नों को देखें। अगला समाचार जो हमारे पास है वो क्या है, स्लोवाकिया यात्रा से संबंधित है। प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया यात्रा से संबंधित है। उसमें क्या है, स्लोवाकिया यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने भेंट की थेवा कला। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान क्या हुआ है, पीएम मोदी जो गए थे वो उस यात्रा पे गए थे, उन्होंने क्या किया है, भेंट की थेवा कला। ये भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। मैं इसके बारे में बताता हूं आपको क्या हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी को पारंपरिक थेवा आर्ट आधारित कफलिंग भेंट किए हैं। ठीक है, थेवा कला क्या है, राजस्थान के प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध हस्तकला है जिसमें रंगीन कांच पर सोने की बारीक नक्काशी की जाती है। ठीक है, तो थेवा कला से संबंधित ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए क्या प्रश्न है, क्या क्या बिंदुओं पे विचार हो सकता है इसमें। एक याद रखिएगा कि ये कौन सी कला की बात हो रही है, थेवा कला, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, प्रतापगढ़ राजस्थान में हुई है। और क्या कैसे बनती है ये, रंगीन कांच पर स्वर्ण का कार्य किया जाता है, सोने का काम किया जाता है, जिससे ये थेवा कला बनाई जाती है। विशेषता क्या है, ये एक सूक्ष्म कलात्मक नक्काशी है, एक नक्काशी का काम है। थेवा कला राजस्थान की जीआई टैग प्राप्त पारंपरिक कलाओं में शामिल है। राजस्थान की पारंपरिक कला है जिसको कि भारत सरकार ने जीआई टैग भी दिया है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, वो क्या है कि स्लोवाकिया के राष्ट्रपति अभी कौन है, वो है पीटर पेलेग्रिनी। ठीक है, ये एक प्रश्न एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है इनके अलावा। ठीक है, तो हम लोग अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला समाचार जो हमारे सामने आ रहा है वो 2036 के ओलंपिक खेलों से संबंधित है। उसमें क्या कहा जा रहा है, 2036 ओलंपिक मेजबानी प्रक्रिया 2029 में होगी पूरी। ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हम लोग सिर्फ 2036 के लिए ही यहाँ पे एक बात कर रहे हैं, क्यों महत्वपूर्ण है ये खबर हमारे लिए, क्योंकि 2036 की ओलंपिक खेलों के लिए की मेजबानी के लिए जो प्रतियोगिता, जो शहरों के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसमें हमारे भारत का अहमदाबाद भी शामिल है। ठीक है, इसलिए ये खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या खबर है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने 24 जून 2026 को लॉजेन स्विट्जरलैंड में आयोजित अपने 146वें सत्र में 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी चयन प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है कि अब मेजबानी जो मेजबानों का जो चयन करने की प्रक्रिया होगी वो अब शुरू की जाएगी और मेजबान शहर का अंतिम चयन वर्ष 2029 के मध्य में किया जाएगा, जो कि अलग अलग क्राइटेरिया पे बेस्ड रहता है। और ये कब कंप्लीट होगी, ये मेजबानों को चुनने की प्रक्रिया ये 2029 के मध्य तक समाप्त होगी। भारत ने 2024 में लेटर ऑफ इंटेंट जमा कर 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दौड़ में औपचारिक रूप से प्रवेश किया था। यही मैं बता रहा था कि भारत भी इस 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने को इच्छुक है और इसीलिए उसने एक लेटर ऑफ इंटेंट जमा किया था। ठीक है, भारत की ओर से अहमदाबाद को संभावित मेजबान शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, भारत की तरफ से कौन से शहर को प्रस्तावित किया गया है, ये है अहमदाबाद शहर। आईओसी की चयन प्रक्रिया कैसी होती है, आईओसी विभिन्न देशों की तकनीकी, वित्तीय और बुनियादी ढांचा क्षमता का मूल्यांकन करता है। क्या क्या, टेक्निकल, फाइनेंशियल और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सबको देखता है आईओसी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये देखता है और उसके आधार पे वो मेजबान शहरों को चुनता है जिनके बीच जिन्होंने अप्लाई किया है। ठीक है, अब क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इससे अगर हम लोग देखें तो पहला प्रश्न है, आयोजन किसके बारे में, किस आयोजन के बारे में यहाँ पे महत्वपूर्ण खबर है, 2020 के ओलंपिक खेलों की। मेजबान का चयन कब तक हो जाएगा, 2029 के मध्य तक हो जाएगा। भारत की स्थिति क्या है, भारत कंटिन्यूअस डायलॉग फेज में अभी है। ठीक है, कौन से प्रस्तावित शहर पे 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी हो सकती है, वो है अहमदाबाद। और संस्था कौन सी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि आईओसी, और आईओसी का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हम लोगों को फोकस रखना है, जिस पे हम लोगों को ध्यान रखना है, ताकि आने वाले परीक्षाओं के किसी भी प्रश्न को हम, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हमसे छूटे ना।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले खबर की तरफ। अगली खबर जो हमारे सामने आ रही है वो है भारत का 100 गीगावाट, भारत का 100 गीगावाट पम्प्ड स्टोरेज कैपेसिटी का लक्ष्य है। ये ध्यान रखेंगे, पम्प्ड स्टोरेज कैपेसिटी एक नई टेक्निक है जिसके तहत काम होता है। भारत का 100 गीगावाट पम्प्ड स्टोरेज कैपेसिटी का लक्ष्य है। ये क्या है? भारत ने वित्तीय वर्ष 35-36 तक 100 गीगावाट पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर कैपेसिटी विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब ये पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यह जल विद्युत ऊर्जा भंडारण की एक प्रणाली है जिसमें दो अलग अलग ऊंचाई वाले जलाशयों का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कम मांग के समय पानी को ऊपर पंप किया जाता है और अधिक मांग के समय पानी छोड़कर बिजली उत्पन्न की जाती है। यानी कि जब डिमांड कम होती है उस समय क्या होता है, पानी को ऊपर की तरफ पंप कर, ऊपर के जो ज्यादा हाइट वाले जलाशय की तरफ पंप किया जाता है, और जब मांग बढ़ती है बिजली की तो उस समय उस पानी को छोड़ के नीचे के जलाशय की तरफ लाया जाता है और उसी एनर्जी को यूज किया जाता है हाइड्रो पावर जनरेट करने में। और इसी पूरी प्रक्रिया को, पूरी तकनीक को हम लोग क्या बोलते हैं, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। ठीक है, यह तकनीक सौर एवं पवन ऊर्जा जैसी अनियमित ऊर्जा के को ग्रिड में संतुलित करने में मदद करता है। जो भी अनियमित वेरिएबल पावर सोर्स हैं, जैसे पवन ऊर्जा हो गई या फिर सौर ऊर्जा हो गई, उनको ये बैलेंस करने में, उसको ये संतुलित करने में ये टेक्नोलॉजी हमारे काम आती है। क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं? क्या लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने? 100 गीगावाट पम्प्ड स्टोरेज कैपेसिटी करना है। कब तक ये अचीव करना है हमें? फाइनेंशियल ईयर 35-36 तक। तैयारकर्ता कौन है? सेंट्रल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी कि सीईए ने ये बनाया है कि लक्ष्य। उपयोग क्या है? ग्रिड बैलेंसिंग, जैसा आपको बताया मैंने कि इसको संतुलित करने के लिए किया जाता है, संतुलन के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। सहयोग, किससे सहयोग होगा? रिन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेशन होगा। और भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि नॉन फॉसिल फ्यूल से संबंधित 2030 तक हमें 500 गीगावाट एनर्जी डेवलप करना है, एनर्जी के सोर्स डेवलप करते हैं। और इसी बड़े लक्ष्य के साथ भी ये छोटा एक स्टेप उठाया जा रहा है इस डायरेक्शन में। अगले खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला खबर क्या है? जम्मू कश्मीर के सूफियाना संगीत से संबंधित है। एक बार हम लोग इसको देखते हैं क्या खबर है। जम्मू कश्मीर ने सूफियाना संगीत के लिए यूनेस्को मान्यता मांगी। क्या किया है जम्मू, भारत के जो जम्मू कश्मीर राज्य में क्या हुआ है? जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जून 2026 में सूफियाना म्यूजिक यानी कि सूफियाना मौसीकी, सूफियाना कलाम को यूनेस्को के इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या खबर है? सूफियाना संगीत क्या होता है? सूफियाना संगीत कश्मीर की एक प्राचीन शास्त्रीय संगीत परंपरा है जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में मानी जाती है। ये सूफी दर्शन पे आधारित है और भक्ति एवं आध्यात्मिक कविताओं को प्रस्तुति की जाती है इसके तहत। ठीक है, यह प्रस्ताव किसने तैयार किया है? यह प्रस्ताव इंटेक ने तैयार किया है। इंटेक क्या है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इसमें से? देखिए, कौन से कला रूप की बात हो रही है यहाँ पे? सूफियाना संगीत की। कौन से क्षेत्र की है ये भाषा? कश्मीर, जो भारत का एक राज्य है हमारा। और मान्यता की, कहाँ से मान्यता हेतु ये काम किया जा रहा है? यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज द्वारा। प्रस्तावक संस्था कौन है? इंटेक, जो भारत की संस्था है। क्या नाम है उसका? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, ये क्यों ऐतिहासिक है? क्योंकि ये 15वीं शताब्दी की एक कला है। ठीक है, और यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची जीवित सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण से संबंधित है, ना कि स्मारकों और भवन से। ये ध्यान रखेंगे, यूनेस्को के तहत एक संस्था आती है जिसका नाम है, एक सूची बनती है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इसमें क्या है? इसमें
परंपराओं का संरक्षण किया जाता है। किसी भी भवन या स्मारक, जो यूनेस्को की खासियत है, लेकिन यूनेस्को ने एक अलग से सूची बनाई है जिसके तहत क्या है, सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण की बात की जाती है। और उसी के तहत जो नाम उसको कहा गया है वो क्या है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची। और उसी के तहत मान्यता मांगी जा रही है सूफी संगीत के लिए, सूफी कलाओं के लिए। ठीक है, तो अगले समाचार की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पिछले 24 घंटे में जो भी खबरें सुर्खियों में रही, उसकी हमने आज चर्चा की है। उससे संबंधित आगामी परीक्षाओं में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। अब हम लोग आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हुआ है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली सभी वीडियोस आपको समय से मिल जाएं, इसके लिए आप इसको बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक हमेशा समय 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 पर मिलती रहे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कल हम लोग फिर से मिलेंगे 24 घंटे के सुर्खियों में रहने वाली खबरों के साथ, और उससे बन सकने वाले संभावित प्रश्नों के साथ जो आगामी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के तहत पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं हम लोग कल फिर से। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।